हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जे अनफर्स्ट, जिसमें हम काफी मुश्किल फिजिक्स के फंडों को काफी आसानी से और काफी फन वे में समझते हैं। ठीक है, तो आपको काइनेमेटिक्स का काफी अच्छे से फील आ रहा होगा। अब हम समझेंगे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, मतलब ग्राफ्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये समझेंगे। तो यार मैं आपको एक बात बता देता हूँ यार, मैं एज अ फिजिक्स टीचर नहीं बताऊंगा, जस्ट एज अ पर्सन हु हैज लिव्ड हिज लाइफ। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि यार चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच हो, या किसी और सब्जेक्ट का भी, सोशल साइंसेस में भी, मतलब अगर आप अगर कंसिडर करोगे तो ग्राफ्स तो आते रहेंगे यार। तो मतलब ग्राफ्स जो है ना, वो बस एक डायग्राम नहीं होते, वो एक कहानी होते हैं। मतलब हजार शब्दों को यूज करने की जगह हम बस एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो सारी चीजें साफ हो जाती है। इस वजह से ग्राफ्स का यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होता है। तो उस वजह से यार ग्राफ्स को प्लीज अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए, उसका मजा लेने की कोशिश कीजिए, उसकी फील लेने की कोशिश कीजिए। काफी ज्यादा इंट्यूटिव होने लग जाता है अगर आप थोड़ा सा पहले इनिशियली एफर्ट्स लोगे, तो उसके बाद तो यार बस इंट्यूशन का काम हो जाता है। मतलब आप देखोगे अरे भाई ये इसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है, वैसे चेंज हो रही है, समझ आने लग जाता है। आई नो, अगर आप मतलब अभी अभी 11th आए हो, तो 11th स्टैंडर्ड आए हो, तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, या फिर आप चलो मान के चलिए आप 12th के स्टूडेंट्स हो, या फिर ड्रॉपर हो जिन्होंने थोड़ा सा इग्नोर किया उस टॉपिक को, तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। आई एम नॉट गोना लाई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे, आप रिपीटेटिवली कंसेप्ट्स को मतलब गो थ्रू करोगे, तो आई थिंक it should be like a really easy and interesting topic. Okay, so that being said, let's begin graphical understanding. Okay, तो वही है कि ये है उसका समरी प्रोवाइड्स अ क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेमेटिक्स ओवर टाइम। अब हमारे हमारे इस टॉपिक में तो हम बाकी सारे ग्राफ्स की नहीं, बस एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, ऐसे मतलब अलग अलग ग्राफ्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, एंड समझेंगे कि उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं dx बाय dt बोलता था, क्या बोलता था मैं, dx बाय dt, तो क्या था वो था वेलोसिटी, राइट। एंड dv बाय dt जब मैं बोलता था, तो मैं क्या बोलता था, एक्सेलरेशन। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी ना, ये तो पता होगा यार, पिछले हम 2 लेक्चर्स में यही बोलते आ रहे थे। ओके, एंड dv बाय dt दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो अब डेरिवेटिव का क्या फंडा होता है यार, अगर नहीं पता तो मतलब आपको मैथ्स में अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन चलो यार, मैं आपके मैथ्स के टीचर की भी खामी पूरी कर देता हूँ, अगर उन्होंने उनसे आप अगर ना समझ पाओ तो ये कोई भी ग्राफ होगा। ठीक है, चलो मैं अभी y वर्सेस x बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता y क्या है। इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सेलरेशन, x कैन बी एनीथिंग। अभी के लिए आप ऐसे देख लो। ठीक है, तो ऐसे कोई रैंडम सा ग्राफ होगा, अभी के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि जब मैं कहता हूं dy बाई डी एक्स, एज इन मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कहता हूं ना, एट लेट्स से दिस पॉइंट p, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि यार इस पॉइंट पे ना एक टैंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे ऐसे एक टैंजेंट बना दो। एंड ये टैंजेंट जो है जो एक्स एक्सिस के साथ, यार ये गलती से ओरिजिन से पास होते हुए दिख रहा है क्या, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो एक काम करता हूँ, आई विल टेक सम जनरल पॉइंट ऐसे दिखा देता हूँ, ताकि वरना आप में से आया नो यार, आपके काफी अलग अलग टाइप के डाउट्स आ सकते हैं। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, आप समझ आ गया। रैंडम यार कहीं से भी जा सकता है, चाहे ओरिजिन से जाए चाहे ना जाए, नोबडी केयर्स। दिस इज सिंपली अ टेंजेंट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सम रैंडम पॉइंट पी। तो ये जो टेंजेंट है, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो ये tan थीटा जो होता है ना, यही होता है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P। समझ आया आपको, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट P इज नथिंग बट द tangent of the angle that the line that is passing tangentially through that point makes। खत्म बात, इतनी आसानी की बात है, समझ आ गया आपको। तो ये होता है डेरिवेटिव का फंडा। ठीक है, तो आपको अब ये समझना है कि जब हम डी मतलब एक्स टी ग्राफ जब होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब हो गया, डी एक्स बाई डी टी। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ में जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, चलिए वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो एंगल बनाता है ऐसे एक्स एक्सिस के साथ, उसका अगर टैन ले लेंगे हम लोग, तो वो दे देता है वेलोसिटी की वैल्यू। सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड अगर सपोज वी वर्सेस टी ग्राफ होगा, वी वर्सेस टी अगर ग्राफ होगा, तो हम अगर टैन निकालते हैं एट एनी पॉइंट, और लेट्स से डीवी बाय डी टी निकालते हैं एट एनी पॉइंट ऑन वी वर्सेस टी ग्राफ, तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट,
एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये समझना जरूरी है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसे नहीं कि यार मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर उसका मैं टैन निकाल रहा हूँ इस एंगल का, तो मैं मेरी जो ये dy by dx की वैल्यू आ जाएगी हर पॉइंट के वैल्यू होगी, नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। जिस पॉइंट पे हम मतलब टेंजेंट निकाल के फिर उसका जो एंगल निकलता है उसका टैन लेते हैं, उसी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं, दैट इट इज एज सिंपल एज दैट। तो dy by dx एट p, dy by dx एट p, ये जो लिखा है ना मैंने नीचे यार छोटा सा p जो लिखा है मैंने, वो इंडिकेट करता है कि इट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट p। गेटिंग माय पॉइंट? इट्स इजी यार, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा मैथ्स में डेरिवेटिव का फंडा या फिर डिफरेंशिएशन का फंडा, तो ये समझ आ जाना चाहिए। ओके, नहीं आया तो भी ठीक है, समझ आ जाएगा, विद टाइम समझ आ जाएगा। मैं यार यही कहता हूँ कि ना, इवन व्हेन आई वाज इन 11th जस्ट लाइक यू गाइस, तो मुझे जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब मैं पहली बार ये सारी चीजें पढ़ रहा था ना, दिमाग में घुस नहीं रही थी चीजें, क्योंकि सब कुछ नया है ना। ये एक्स टी ये क्या होता है, एक्स का क्या मतलब होता है, उसको एस क्यों नहीं कह रहे हो, उसको वाई क्यों नहीं कह रहे हो, मतलब 10 अलग अलग टाइप के डाउट्स आ सकते हैं। आई डेफिनेटली अग्री, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। चाहे अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट मत ही करो कि आप पहली बार ये लेक्चर देखोगे एंड आपको 100% सब कुछ समझ आएगा, नहीं। पर ऐसे हो सकता है कि आपको 30% ही समझ आए, कुछ लोगों को 60% तक आए, कुछ को 70 तक आएगा, ऐसे भी हो सकता है कि 30% तक भी आए। इवन दैट इज फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहनी है एंड उससे फिर इंट्यूशन डेवलप होता है, यू नो, ऐसा फंडा होता है, बेसिक फंडा होता है। अब जैसे आपने इंग्लिश की आप बात बताइए, आप जब क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड में या सेकंड स्टैंडर्ड में थे, तो आपको काफी ज्यादा ग्रामर पढ़ाया जाता था, बट दैट डजंट मीन कि यार आपकी अंग्रेजी उस टाइम पे एकदम पक्की थी, नहीं, वैसे नहीं होता। आपकी अंग्रेजी पक्की कैसे हुई? अगर आपकी अंग्रेजी पक्की हो तो वो प्रैक्टिस कर करके होगी। या फिर अंग्रेजी छोड़िए यार, हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप क्लास 1 या क्लास 2 में आपकी हिंदी भी बहुत शुद्ध होगी। वो हिंदी आपकी शुद्ध हुई कैसे? प्रैक्टिस कर करके यार। तो हर चीज का वही फंडा है कि फिजिक्स बोलो तो प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको अपनी अंग्रेजी सुधारनी तो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हिंदी सुधारनी तो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज का वही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। साइकिल चलाना सीखना तो प्रैक्टिस, गाड़ी चलाना सीखना तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट यू नीड टू बी अ परफेक्शनिस्ट। ओके, समझ गए आपको अब मेरी बात? सही बात है। तो टेंशन मत लीजिए, बी रिलैक्स, जितना समझ आए समझ लीजिए, क्वेश्चंस करते रहिए, नहीं समझ आए तो डाउट्स पूछ सकते हो। एंड किस पे पूछ सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरा ईमेल। मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, बार बार, मतलब ऐसे नहीं कि मैं पहली बार भूल रहा हूँ, लेकिन हमेशा भूलता रहता हूँ। कोई बात नहीं, आई थिंक ये है मेरा ईमेल physics.ameya@gmail.com। एंड अगर सपोज कुछ लोग ईमेल से कंफर्टेबल नहीं होता, यू कैन रीच आउट ऑन इंस्टा एज वेल, ठीक है, हमें __ देशपांडे, सिंपल एज दैट। और किसी प्लेटफॉर्म पे मैं ऑनेस्टली इतना ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं। फेसबुक तो यार पता नहीं 2 साल 2.5 साल हो गए बंद होकर के, स्नैप वगैरह कुछ नहीं है मेरा, यू नो, मेल एंड आईजी, इंस्टाग्राम, दैट्स इट, ठीक है। एनीवे, तो स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। x वर्सेस t का वेलोसिटी, v वर्सेस t का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यार हमें स्लोप का तो फंडा समझ आ चुका है, स्लोप का फंडा समझ आ चुका है हमें, लेकिन अब एरिया अंडर द ग्राफ, अब एरिया अंडर द ग्राफ का क्या फंडा होता है? अब चलो मैं फिर से, आई एम नॉट गोना स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर ग्राफ, लेट्स से मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि v वर्सेस t या a वर्सेस t, मैं बस अगेन y वर्सेस x मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है। एंड लेट्स से कि ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, रैंडम, कुछ रैंडम। तो जब मैं एरिया अंडर द कर्व कहता हूं फ्रॉम लेट्स से पॉइंट x इक्वल टू x1 टू पॉइंट x इक्वल टू x2, इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, तो मैं सिंपली ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस के, एंड ये जो ग्राफ है एरिया अंडर द कर्व है, जितना मतलब जो लिखा है लिटरली वही चीज कह रहा हूं मैं, एरिया अंडर द कर्व, यही होता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब इसको निकालने का फंडा ये होता है सिंपली, आई जस्ट टेल यू, वेट, आई जस्ट टेल यू, इसका फंडा होता है a इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx, एंड क्या x कहां से कहां वैरी कर रहा है, x1 से x2, सिंपल इज दैट। तो यही होता है एरिया अंडर द कर्व, समझ गया फंडा। एंड वैसे देखा जाए तो हम अपने नॉर्मल जो हमने अभी तक हमने मैथ्स पढ़ी है उसमें हम एरिया को कभी नेगेटिव नहीं कहते, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि अगर नीचे जाता है, अगर मान के चलिए हमारा जो ग्राफ है या अपना जो ये है, मतलब ग्राफ यहाँ, ठीक है, ग्राफ अपना अगर एक्स एक्सिस के नीचे जाता है तो हम एरिया अंडर द कर्व को नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। दिखा भी देता हूँ, ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। लेट्स से
थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं ऐसे, ओके। अब ये जो ग्राफ है ना, एकदम से गिर के ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऐसे नीचे चला गया। ओहो। अब आपको ऐसे बोला जाए कि बिटवीन पॉइंट्स x3 एंड x4 एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो अब ये जो होगा ना, वही वही फंडा, वही एग्जैक्ट फंडा, आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है विद x एक्सिस फ्रॉम x3 एंड x4, एंड ये जो ग्राफ एंड हमारा x एक्सिस, इसके बीच का एरिया वही है एरिया अंडर द कर्व, बट इस केस में यहाँ का ये जो है दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। रेड वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इट इज बिलो द x एक्सिस, एंड ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हो जाएगा पॉजिटिव। याद हो जाएंगी चीजें, याद हो जाएंगी चीजें, ओके। चलो सही बात है। अब एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, और to put it in like words, or to put it in the formula, in the form of a formula, I'll just tell you this कि integral v dt gives us displacement, और displacement को indicate करने के लिए delta x में use कर रहा हूँ अभी के लिए। समझ लीजिए कि delta x indicates displacement, ठीक है। अब डेल्टा क्यों लगा है सर, वो भी पता चल जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, ओके। एंड एरिया अंडर AT ग्राफ एज इन इंटीग्रल a dt में करता हूं तो आता है चेंज इन वेलोसिटी, इट डजंट गिव यू वेलोसिटी, इट गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज कहां से निकालेंगे भैया जी? चेंज माने अगर मान के चलिए कि अगर मैं टाइम t1 पे, मतलब टाइम t1 इज लाइक आवर इनिशियल इंस्टेंट एंड टाइम t2 इज आवर फाइनल इंस्टेंट, तो इंटीग्रल a dt t varying from t1 to t2 is equal to delta v, where delta v is equal to v2 minus v1, where v2 is final velocity at time t2 and v1 is initial velocity that is at time t1। समझ रहा है? लिख के दिखा, कोई टेंशन नहीं, अरे कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको, लेट्स से t2, अरे क्या कर रहा हूं मैं, t varies from, क्या मैंने बोला था, t1 से t2, ठीक है। अब ये डेल्टा v लिखने से अच्छा मैं ऐसे कर देता हूं सिंपली, माइनस v1, v2 है वेलोसिटी एट टाइम t2, v1 है वेलोसिटी एट टाइम t1। लिखना जरूरी यार, पूरा वर्ड्स में, क्योंकि मतलब यहाँ पे स्पेस कम है, इतना तो समझ आ जाना चाहिए यार कि v2 इज वेलोसिटी एट टाइम t2, v1 इज वेलोसिटी एट टाइम v1, खत्म बात, ओके। समझ आ गया आपको मेरी बात यार? ये जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अभी शायद इतना ज्यादा फील नहीं आए, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये जो चीज है ना, ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी की तरह काम करेगी फिजिक्स में। ये फॉर्मूले घुमा फिरा के आते ही रहेंगे, तो प्लीज समझने की कोशिश करिएगा इसे, ठीक है। चलो सही है बात, ओके। ऑल्सो एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को भी ना उसी फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, डेल्टा x लिखने से अच्छा है मैं x2 माइनस x1 कर देता हूँ, वेयर x2 इज फाइनल पोजीशन, x1 इज इनिशियल पोजीशन। समझ आ गया? आसान है, वेरी वेरी आसान, टेंशन मत लीजिए। x2 इज पोजीशन एट टाइम t2, x1 is position at time t1, तो इंटीग्रल v dt t varying from t1 to t2 gives x2 minus x1, और मैं क्या कहता था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट। खत्म बात। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। 30% समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट इज गुड इनफ फॉर नाउ, ओके। बढ़ते हैं आगे। अब यार s वर्सेस t, s माने पता है डिस्प्लेसमेंट, x भी बोल सकते थे, हमने s बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन, ठीक है। अब आपको समझना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन इतना तो आपको, इतना आपके आप में दिमाग आ चुका है, इतना आपने एप्टीट्यूड आ चुका है 8th 9th 10th में थोड़ा बहुत ग्राफ्स पढ़ के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो लाइन है हमारा ग्राफ का, ये येलो लाइन है, वो दैट इंडिकेट्स आवर फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज s वर्सेस t ग्राफ, तो ये लाइन जो है ना एकदम पैरेलल जा रही है विथ x एक्सिस, एज इन हम कह रहे हैं कि यार चलो मान के चलिए कि एट लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0, s इज समथिंग, क्या वैल्यू बोले यार इसको, यार हम क्या वैल्यू बोले, कुछ भी बोल देते हैं यार, k बोल देते हैं, ठीक है, k एट टाइम t इज इक्वल टू 1, अगर मान के चलिए 1 है तब भी k है, t इज इक्वल टू 2 तब भी k है, t इज इक्वल टू 3 तब भी k है। अरे मतलब भाई साहब कोई भी टाइम ले लो, ये s की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही, एज इन, और हाँ, फॉर एनी टाइम t s is constant, इसका मतलब है कि पोजीशन इज कांस्टेंट, पोजीशन इज
कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हो गया यार, अगर पोजीशन कांस्टेंट है मतलब हिल ही नहीं रहा, मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी अपने चेयर पे हूँ, अभी भी अपने चेयर पे हूँ, अभी भी अपने चेयर पे हूँ 10 सेकंड तक मैं अपने चेयर पे रहूंगी, इसका मतलब क्या है, पोजीशन मेरी सेम है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, गेटिंग माय पॉइंट। एस दर्शा रहा है पोजीशन को, ठीक है, अभी चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए पोजीशन इज कांस्टेंट, इतना समझ आ गया आपको, ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब आप इस ग्राफ को भी देखिए, सिमिलर सा ग्राफ है, सिमिलर सा ग्राफ है, फॉर एनी टाइम टी एस इज कांस्टेंट, एस इज कांस्टेंट, आप देख सकते हो कि ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, एज इन टी एक्सिस जा रहा है, सो दैट मींस यहाँ पे भी पोजीशन कांस्टेंट है मेरी भाई, ये हिलेगा नहीं, तो क्या होगा बताइए, इसका मतलब कि वेलोसिटी जीरो है यार, वेलोसिटी जीरो, सो मैं यहां से कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज जीरो। इसका मतलब ये हो गया दया कि जब ds by dt as in slope of this graph is zero, तब वेलोसिटी जीरो हो गया, एंड इट मेक सेंस, क्योंकि हमने क्या बोला था, ds by मतलब ds by dt या ds by dt हम क्या कहते थे, वो दर्शाता है v को, वेलोसिटी को। जब हम डेरिवेटिव लेते हैं पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तब हमें मिलती है वेलोसिटी, एंड यहाँ पे तो डेरिवेटिव जीरो यार, जब x एक्सिस के पैरेलल है तो द एंगल दैट इट मेक्स विद x एक्सिस इज जीरो, सो दैट मींस that is why velocity is zero. There are multiple ways of interpreting this, but are you getting my point? मतलब हमारा जो कॉमन सेंस एंड ग्राफिकल सेंस दोनों मेल खा रहा है, ओके, समझ, सही बात है, एकदम सही बात है। So, इसका मतलब है ds by dt जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, एंड अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन की बात आती भी नहीं, बट चलो लिख ही देते हैं यार, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक्सेलरेशन भी हो जाएगा जीरो, समझ आया। जब ऐसा कोई ग्राफ होता है जो टी एक्सिस के, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, तब हम कह देंगे कि वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, एंड पोजीशन इज कांस्टेंट, पोजीशन इज कांस्टेंट, ओके, चलो सही बात है। अब आते हैं कुछ ऐसे ग्राफ्स, मतलब द लाइन इज स्ट्रेट, मतलब ग्राफ है आड़ा तिरछा नहीं जा रहा, स्ट्रेट है, लेकिन इट इज नॉट पैरेलल टू टी एक्सिस, तो इसका क्या मतलब हो गया बताइए, मतलब बेसिकली इतना है कि S is changing with time. S changes with time. तो मतलब है कि पोजीशन तो चेंज हो रही है, दैट इंडिकेट्स पोजीशन इज चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, राइट, मेक सेंस राइट, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती यार, कुछ तो मैं तेजी से चल रहा हूँ, अगर तेजी नहीं होती तो मैं जाता ही नहीं ना कहीं और, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहाँ पे समझिए, ये जो पहला वाला लाइन है, पहले इसको मैं बोल देता हूँ कि दोनों के लिए ये तो वैलिड है, दोनों के लिए, राइट। अब ये पहले वाले ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ पे ds by dt as in the slope of this line is positive, देख सकते हैं ना यार, ऊपर की तरफ है ये, मतलब what I'm trying to say is कि as t increases s increases, as t increases s increases, so that means ऐसे मैं लिख देता हूँ, t increase हो रहा है, s increase हो रहा है, so इसका मतलब है कि ds by dt will be positive, एंड हम देख भी सकते हैं यार, हम देख भी सकते हैं ये एंगल जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना विद टाइम एक्सिस, सो दैट मींस ds by dt इज पॉजिटिव, राइट। एंड ये भी आपको समझना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट पे देखो या इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे देखो ना आप, ds by dt की वैल्यू सेम ही है मेरे भाई, एग्जैक्ट सेम है, तो मैं बोलूंगा कि ds by dt इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इस केस में हमने क्या कहा था, ds by dt क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स वेलोसिटी, सो दैट मींस वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस, समझ आ गया आपको मेरे बात। अब आपको समझना है अब दूसरे ग्राफ का, अब ये वाला जो ग्राफ है, अब इसमें आप देखिए कि जैसे टाइम इंक्रीज होता है, एज टी इज इंक्रीजिंग एस इज डिक्रीजिंग, जैसे हम टी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज दिखाते हैं ना हम लोग यार, इतना तो पता होगा यार मतलब लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो वी इंडिकेट इंक्रीज इन टाइम, सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टी इंक्रीजेस, लेकिन एस डिक्रीजेस, सो इसका मतलब ये हो गया कि एस डिक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पे ये सरहद बना दी मैंने, यहाँ पे ये सरहद बना दी, ओके, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे ds by dt इज नेगेटिव, समझ आ गया आपको मेरी बात, ds क्या है, इट इंडिकेट्स चेंज इन s की वैल्यू,
एंड चेंज इन एस की वैल्यू इज नेगेटिव बिकॉज एस इज डिक्रीजिंग. एंड dt क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन टाइम. मतलब विद टाइम t तो बढ़ेगा ही ना, मतलब dt तो पॉजिटिव ही होगा. सो दैट मींस dt इज पॉजिटिव. सो ds इज नेगेटिव, dt इज पॉजिटिव, तो ds by dt विल बी नेगेटिव. एंड अगेन हम कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे, ये हो गया, हर पॉइंट पे ds by dt की वैल्यू कांस्टेंट है. सो मैं कहूंगा कि ds by dt इज negative constant, and that is why for this graph particularly velocity is negative and constant. बताइए आपको मेरी बात. इन दोनों ग्राफ्स में क्या था कि वेलोसिटी तो जीरो ही थी मेरे भाई, पोजीशन वाज कांस्टेंट. जब s वर्सेस t ग्राफ इज पैरेलल टू t एक्सिस, चाहे वो t एक्सिस के ऊपर हो चाहे t एक्सिस के नीचे हो. ऐसे जो ग्राफ्स है जहां पे लाइन तो है, आड़ा तिरछा नहीं जा रहा ग्राफ, लाइन तो है, बट जब वो ऊपर की तरफ जा रही है एज इन s इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग t, तब वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. वेयर एज अगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो क्या कहते हैं हम लोग, दैट मींस ds by dt इज नेगेटिव. सो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड इट इज कांस्टेंट. समझ आ गया आपको मेरी बात? सही है, ठीक है. अब आ गया ये थोड़ा सा टफ पार्ट, थोड़ा सा. अब यहाँ पे ना आप देखेंगे कि यहां से यहां तक का पार्ट है. तो अब मैं कौन से कलर से, थोड़ा सा नया कलर लाना पड़ेगा, ठीक है. यहां से यहां तक का पार्ट है, इसको आप देखेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखोगे इस रीजन में ds by dt. अब मैं फटाफट से बोलूंगा, मैं ds by dt, मतलब ग्राफ तो नीचे आ रहा है ना, ढल रहा है नीचे, ग्राफ नीचे आ रहा है. सो यहाँ पे ds by dt तो नेगेटिव है मेरे भाई, यहाँ पे ढल रहा है. लेकिन इस पार्ट में ds by dt इज पॉजिटिव. समझ आ रहा है आपको मेरी बात? एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे भी मैं तोड़ता हूँ ग्राफ को ऐसे दो पार्ट्स में, अब यहाँ पे ds by dt इस पार्ट से इस पार्ट तक पॉजिटिव है, बढ़ रहा है. सो दैट मीन्स ds by dt इज पॉजिटिव. गलती से मैंने बढ़ रही बोल दिया, मैंने क्या कर रही मियाँ, बढ़ रही हैदराबाद आ गई मेरे में. एनीवे, इस पार्ट से इस पार्ट तक ds by dt इज पॉजिटिव, whereas इस पार्ट से इस पार्ट तक ds by dt इज नेगेटिव. ढल रहा है ग्राफ, नीचे जा रहा है. ओके, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे v था नेगेटिव. तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या था? अगर ds by dt पॉजिटिव तो यहाँ पे v है पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है मेरे भाई. अब आप मुझे बताइए, कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई चीज नेगेटिव थी पहले, अब वो फिर उसके बाद पॉजिटिव हो रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया? कम से ज्यादा हो गई. सो इसका क्या मतलब हो गया? v was less and then v became more. v was less initially and then v became more. So that means कि dv is positive. dv is positive and that means dv by dt will be positive. and dv by dt क्या होता है? समझ आ रहा है आपको या नहीं? लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. इतने पार्ट में ये पार्ट जो है यहाँ पे ds by dt नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ ढल रहा है यहाँ पे, सो उस वजह से v नेगेटिव हो गया. सिमिलरली इससे यहाँ तक के पार्ट में ds by dt इज पॉजिटिव क्योंकि ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, एंड सिंस ds by dt इज पॉजिटिव तो v पॉजिटिव हो गया. अब हमें समझना है कि इतने पार्ट में v नेगेटिव था, फिर आगे के पार्ट में v पॉजिटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी फिर पॉजिटिव होगी. इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. सो दैट मींस dv इज पॉजिटिव एंड dt इज आल्सो पॉजिटिव. So that means dv by dt is positive. Getting my point? So that means acceleration is positive in graphs like this. मतलब जब कटोरा ऐसे दिखता है ना, इस टाइप का कटोरा, जब मतलब इसको कैसे बोलो, बोल स्ट्रक्चर, ठीक है. ये है बोल स्ट्रक्चर, कह दिया मैंने, ऐसे कुछ तो कटोरा नाम देते, ठीक है. कटोरा फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है. कटोरा फेसिंग अपवर्ड्स. आपको कुछ लोगों को समझना है, आप होंगे फैंसी सीबीएसई आईसीएसई आईबी स्कूल के, तो आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बोल. जब बोल फेसिंग अपवर्ड्स होता है तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. समझ आया आपको मेरी बात? समझिए, प्लीज टेक योर टाइम, इट्स फाइन. नेगेटिव से पॉजिटिव वेलोसिटी हो रही है, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी. सो दैट मींस एक्सेलरेशन क्या है? इट इंडिकेट्स चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इंक्रीज dv, change in velocity. अगर dv is positive, as in velocity increase होगी तो dv will be positive, and that's why dv by dt is positive. And that means ऐसे जो ग्राफ होता है जहां पे कटोरे की तरह ऊपर होता है, ग्राफ कटोरे की तरह ऊपर फेस करता है, तब हम कहते हैं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. समझ आ गया आपको मेरी बात? ठीक है. अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करके देखिए दूसरे वाले ग्राफ में. ओके,
अब आप देखिए यहाँ पे इस पार्ट में हमने प्रूव कर दिया है कि वेलोसिटी मतलब ये यहाँ पे जो ग्राफ है इंक्रीज हो रहा है इस पार्ट से इस पार्ट तक, सो ds इज पॉजिटिव, सो दैट मींस ds बाय dt इज पॉजिटिव फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है यहाँ से यहाँ तक s कम हो रहा है, s कम हो रहा है, तो ds बाय dt विल बी नेगेटिव, एंड ds बाय dt इज नेगेटिव, तो क्या हो गया, v इज नेगेटिव। सो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हो जाता है, समझिए, टेक योर टाइम, कि पहले v was positive in this part and then v हो गया negative in this part। so इसका मतलब यहां से हो जाता है कि वेलोसिटी घट रही है मेरे भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, सो dv by dt is negative and that means acceleration is negative। are you getting my point? so जब ये कटोरा है नीचे की तरफ है, आप देख सकते हो ना, ये कटोरा नीचे की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, तो बोल फेसिंग डाउनवर्ड्स, तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो समझ आ गया आपको, कटोरा ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कटोरा नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड कटोरे का जो टिप है उस पे चेंज होता है, मतलब पहले नेगेटिव था वेलोसिटी, उसके बाद पॉजिटिव हो गया, एंड इस केस में पहले पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव हो गया, वो तो हम देख सकते हैं। समझा गया, कटोरे वाला कंसेप्ट याद रखिए। एंड आपको यार थोड़ा सा एक और इंट्यूशन देने के लिए एक चीज करता हूँ मैं, ठीक है, लेट मी डू वन थिंग, आई विल गेट अ प्लेन स्लाइड, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, सारा हटा दो, सारी चीजें से हटाए, कैसे हटाए, एनीवे गंदा गाना है ये इसमें टाइम लग रहा है यार कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। ओके ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, एक जनरल ग्राफ दिखा देता हूँ, आपको अब समझना है, ठीक है, आपको समझना है। यहाँ से मान के चलिए कि कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, मैंने जो लेफ्ट साइड का जो है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा दिखाया नहीं, क्योंकि यार कभी टाइम t इक्वल टू -5 हम ऐसे बोलते नहीं यूजुअली, मतलब जहां से हम शुरू करते हैं मेजर करना उसी को हम टाइम t इक्वल टू 0 कहते हैं, तो उस वजह से मैंने यार ये यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है, एनीवे ऑलराइट। अब आपको समझना, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मान के चलिए बॉडी कुछ इस तरह से है, मान के चलिए दिस इज पैरेलल टू टी एक्सिस, फिर बाद में ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एंड इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ग्राफ है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अब यहां से यहां तक इट इज पैरेलल टू टी एक्सिस, तो यहां पे हम बोलेंगे कि v इज इक्वल टू 0, मतलब ds by dt 0, तो v इज इक्वल टू 0, एंड v 0 है तो ये तो 0 हो जाता है मेरे भाई, सोचना ही नहीं है। अब यहां से यहां तक s क्या हो रहा है बताइए, इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीजिंग t, सो ds by dt इज पॉजिटिव, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि v इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये भी बोलना जरूरी है मेरे भाई, ये भी बोलना जरूरी है। एंड हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो dv by dt 0 हो जाता है। dv का क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी, एंड अगर v कांस्टेंट है तो a मतलब dv का फंडा ही नहीं आता, 0 हो जाता है, तो हम बोल देंगे a यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ आ गया आपको मेरी बात, ठीक है। अब इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यहां से यहां तक का, अगेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन s इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग t, सो दैट मींस यहां पे v हो जाएगा नेगेटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है, v is negative and constant, and again since v is constant तो dv is 0 and that means acceleration हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में भी यही सेम फंडा है यार, ये जो इस वाले पार्ट में था यही फंडा हो जाता है, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ओके ऑलराइट। अब ये पार्ट है, अगेन इट इज लाइक पैरेलल टू टी एक्सिस, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा v is equal to 0, a is equal to 0 once again, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे अगर आप ये करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे और मैं कहूंगा डेरिवेटिव ले लोगे, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू टी एक्सिस, तो यहाँ पे ds by dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट इज अ मिनिमा, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज अ मिनिमा। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैं कह दूंगा कि v होता है 0, ठीक है, v होता है 0 एट एग्जैक्ट दिस पॉइंट, एट एग्जैक्टली दिस पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए, यहां से यहां तक, मैं इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक,
ठीक है। इस रीजन में s इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग t, सो मैं कह सकता हूं कि ds by dt इज नेगेटिव। सो यहाँ पे v हो जाता है नेगेटिव। एंड सिमिलरली यहां से लेके कौन से पार्ट तक यार, चलो यहां तक दिखा देता हूं, अभी के लिए देख लो यहां तक का, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या है, v इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, समझ आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई। अब आप समझिए कि इससे लेके इस पार्ट तक इतने पार्ट में अब ये कटोरा जो है, कटोरा बोल इज फेसिंग अपवर्ड्स, तो मैं कहूंगा यहां पे बोल इज फेसिंग अपवर्ड्स, मैं कहूंगा इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एरिया और पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला रीजन, समझ आ रहा है। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि ऑल्दो इतने पार्ट में आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी वाज नेगेटिव, बट डिस्पाइट दैट लाइक यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। नेगेटिव वेलोसिटी होते हुए भी इस रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एंड इस रीजन में तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है एंड एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है, समझ आ गया बात। अब यार इस पार्ट को आप समझिए कैसे करना है हमें। यहाँ पे बॉल इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, यहाँ से लेके चलो कौन से यार यहाँ तक ही बोलते हो, ये ऐसे इसको ऐसे बॉल बोल दो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, काम करते हैं। वैसे तो दो टुकड़े हो सकते हैं इसके, बट चलो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ। ये कटोरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये नीचे देख रहा है, ठीक है, तो इस रीजन में बॉल इज फेसिंग डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे इस वजह से मैं कहूंगा कि a इज नेगेटिव। ये गंदा हो गया क्या, बोल्ड डाउनवर्ड्स, बहुत गंदे अक्षरों में लिखा सर, बहुत ही गंदे अक्षरों में लिख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया आपको, कोई बात नहीं, करते हैं भाई, ठीक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। इतने पार्ट में देखिए, यहां से लेके यहां तक बोल नीचे ही है, ये इसको कटोरा मान लीजिए ना, ये नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो ये बात है बस, इस पूरे रीजन में ए इज नेगेटिव यहां से लेके यहां तक। लेकिन अगर मैं बस वेलोसिटी की बात करूं, यहां से लेके यहां तक का तोड़ूंगा, यहां से लेके यहां तक का तोड़ूंगा मैं, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव ड्रॉ करता हूं या टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो इट इज पैरेलल टू द एक्सिस, तो एग्जैक्टली दिस पॉइंट v जीरो, लेकिन इस रीजन में v इज पॉजिटिव, इस रीजन में v इज नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से जीरो हो गया, फिर जीरो से नेगेटिव हुआ, सो ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। समझ आया, एक कहानी है यार, ये कहानी है, मतलब आपको ये सारी जो चीजें, ये जो अक्षर है वो मैंने लिखे हैं, लेकिन किसी को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बस ये देख के एक कहानी ही दर्शा गई कि हमारी जर्नी कैसे हो रही है। एस वर्सेस टी के ग्राफ से हम बता पा रहे हैं कि भाई ये पहले तो रेस्ट पे था, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करी, फिर डिक्रीज करी, फिर से इंक्रीज करी, फिर बाद में एक्सेलरेट करा, फिर बाद में डिसेलरेट करा, तो कहानी है, एक तरह से कहानी दर्शा रहा है ये, गेटिंग द पॉइंट, वही होता है बस, ठीक है। अब हम समझेंगे v वर्सेस t को, एक बार टाइम देख लेता हूं बस, ओके है टाइम, काफी टाइम है। अब v वर्सेस t के ग्राफ को समझना है हमें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो ग्राफ है इट इज अबव t एक्सिस, ठीक है, ये जो है ये पॉजिटिव है एंड इट इज कांस्टेंट, सो ये हम कह सकते हैं कि v इज पॉजिटिव कांस्टेंट, राइट, एंड यहां पे हम देख सकते हैं कि v इज नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट तो है मेरे भाई, लेकिन इस पार्ट में इट इज अबव t एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इस पार्ट में इट इज बिलो t एक्सिस, दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव कांस्टेंट, एंड अगर कांस्टेंट होता है तो dv by dt तो जीरो होता है, तो दैट मींस एक्सेलरेशन यहां पे भी जीरो होता है एंड यहां पे भी जीरो होता है। समझिए, हम v वर्सेस t ग्राफ में आ चुके हैं, पहले हम s वर्सेस t की बातें कर रहे थे, v वर्सेस t में आ चुके हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आ चुके हैं हम लोग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके जी, ऑलराइट। अब यार हम v वर्सेस t के ग्राफ को ऐसे समझिए, ओ भाई, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप तो कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट इन दिस ग्राफ एज वेल एज दिस ग्राफ, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे dv by dt जो है वो है कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव, एज इन v इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग t, तो मैं बोल दूंगा पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके, एंड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सो दैट मींस dv by dt इज नेगेटिव कांस्टेंट, ओके, तो इसका क्या मतलब हो गया यार कि एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस इज कांस्टेंट, बट पहले में है
पॉजिटिव कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है वेलोसिटी, लेकिन दूसरे में है नेगेटिव। यार खत्म बात है, क्यों एक चीज को बार बार दोहरा रहे हो? अरे दोहराना पड़ता है यार, बार बार ये चीजें रिपीट करनी पड़ती है। इंक्रीज हो रहा है तो v इज इंक्रीजिंग, तो dv इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। v इज डिक्रीजिंग, सो dv इज नेगेटिव, सो dv by dt हो जाता है नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। लेकिन सिंस ग्राफ इज लाइक स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट इन दिस एज वेल एज दिस, तो पॉजिटिव तो है, सॉरी तो कांस्टेंट तो है। गेटिंग माय पॉइंट? जब लाइन आता है तो यार ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक सा फंडा है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब यहाँ पे ये समझेंगे। अरे ये तो बकवास कंसेप्ट है, ऑनेस्टली यार मैं हटा देता हूँ। पहले हम जब पढ़ते थे, हम जे के स्टूडेंट्स थे, तो ये सारी चीजें पढ़ते थे। एक और एक फंडा आता था कि डीवी बाई डी टी का फंडा आता था, सॉरी डीए बाई डी टी, क्या कह रहा हूँ, डीवी बाई डी टी तो अभी पढ़ लिया हमने, डीए बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको हम कहते थे जर्क। ठीक है, तो अब यार ये जर्क वर्क का कोई पूछता है नहीं ऑनेस्टली जेई में। पहले हमको बोला जाता था कि जर्क मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब ऐसा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन होता है जर्क। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि यार, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यार ये कटोरा ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जर्क है, एंड ये कटोरा नीचे की तरफ देख रहा है तो हम कहते हैं नेगेटिव। वेरी, लेकिन बकवास है यार, ऑनेस्टली नोबडी केयर्स, इट्स नॉट इवन इन द सिलेबस, नॉट इन सिलेबस एनी मोर। तो ऐसे ग्राफ्स तो आएंगे भी नहीं हमें, और टेंशन लेना भी नहीं हमें। ठीक है, हमें ऐसे चीजों का टेंशन लेना भी नहीं है। ठीक है, तो डोंट बी अ जर्क एंड डोंट इवन स्टडी अ जर्क। ओके, समझ आ गया आपको मेरी बात? आसान है यार, क्या ही ऐसे टेंशन लेना है ऐसे चीजों में यार, मतलब बेसिक से टॉपिक से बकवास है, and कोई पूछना नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, एक ही मिनट। ओके, अब यार ए वर्सेस टी में भी आपको बस यही, कोई ग्राफ आता नहीं, टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट। ए वर्सेस टी का ऐसे कभी डेरिवेटिव लेने वगैरह की बातें पूछते नहीं है, बस एरिया अंडर द कर्व की बातें पूछ सकते हैं, बट अभी हम उसकी टेंशन नहीं लेंगे, वो बाद में लेंगे। अभी हम बस डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं, डेरिवेटिव्स को देख रहे हैं, राइट? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि टी एक्सिस के ऊपर है मेरे भाई। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि टी एक्सिस के नीचे है, राइट? एंड यहाँ पे तो जीरो है मेरे भाई, एक्सेलरेशन तो जीरो है, कांस्टेंट जीरो भी कांस्टेंट, ये तो बोल हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो इज, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया? वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस केस। पहले और दूसरे, इन दोनों केसेस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मेरे भाई, लेकिन इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ओके, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, ये अगेन जर्क वाला फंडा है यार, क्या ही हम पढ़ते रहे इस जर्क को। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डीए बाई डी टी इज पॉजिटिव, तो इस वजह से पॉजिटिव जर्क, हु केयर्स, बट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डीए बाई डी टी इज नेगेटिव, सो उस वजह से नेगेटिव जर्क। बट अगेन मैंने पहले भी कहा था कि डोंट बी अ जर्क एंड डोंट इवन स्टडी अ जर्क, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, नॉट इन सिलेबस। ओके, सिलेबस की स्पेलिंग तो सही है ना? पहले सही, हाँ पहले भी सही लिखी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत होगी तो भी कोई बात नहीं, मैं आपका इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं फिजिक्स का हूँ, तो चल जाता है। ओके, ऑलराइट, अब एरिया अंडर द कर्व को के फंडे को समझते हैं। मैंने पहले आपको बताया था इंट्रो स्लाइड के जस्ट बाद, मैंने बताया था यहाँ पे, इंट्रो स्लाइड में ही बताया था। ऐसे मैंने क्या बोला था कि एरिया अंडर द कर्व जब लेते हैं तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हमें जिस भी पॉइंट्स के बीच में देखना है एरिया अंडर द कर्व, तो लिमिट्स अगर मान के चलिए x1 से x2 होगी, तो हम ऐसे ऐसे दर्शाते हैं हम लोग, एंड फिर x1 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, x2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन एज इन लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। फिर बाद में एरिया एंड x एक्सिस के बीच में जितना एरिया होगा वही होगा हमारा एरिया अंडर द कर्व। समझ आ गया? एंड पहले भी मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर होगा तो एरिया अंडर द कर्व विल बी पॉजिटिव, एंड अगर x एक्सिस के नीचे होगा तो एरिया अंडर द कर्व विल बी नेगेटिव। ओके, सही बात है। ओके, एकदम सही बात है। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से दिखा देते हैं हम आपको यार, कैसे दिखाए हम आपको। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एकदम रैंडम दिखा लो। ठीक है, ऑल राइट।
अब मान के चलिए अभी के लिए बोल लेते हैं कि दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज टाइम t इज इक्वल टू t1 एंड दिस इज टाइम t इज इक्वल टू t2, ठीक है। ऑलराइट, अब आप बताइए मुझे कि इतने पार्ट में ग्राफ इज अबव दिस t एक्सिस, इट इज अबव द t एक्सिस, राइट। सो इसका मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व इस पार्ट का कितना हो गया, इस पार्ट का एरिया अंडर द कर्व सिंपली हो जाता है, इसको मैं अभी के लिए कह देता हूं x1, अभी के लिए मैं कह रहा हूं x1, इट इज गिवन बाय इंटीग्रल v dt where t varies from 0 to t1, समझ आ गया आपको, ठीक है। एंड अगर मैं इस पार्ट की बात करूं t1 से t2 तक की बात करूं, अब यहाँ पे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ गया t एक्सिस के, सो दैट मींस अब एरिया अंडर द कर्व मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा एंड इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो लिख देता हूं अभी के लिए, मैं बस सिंपली लिख देता हूं वैल्यूज की, तो x2 इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt, t वैरिंग फ्रॉम इनिशियल क्या है, t की वैल्यू t1 से कहां तक जा रहा है t2, समझ आ गया आपको मेरी बात। एंड अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अब लिख देता हूं x1 इज पॉजिटिव, x1 इज पॉजिटिव, x2 इज नेगेटिव, समझ आया आपको, मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे से, मतलब ये तो ग्राफिकली हमें समझ आ गया, लेकिन इंट्यूशन से समझने की कोशिश करते कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है ना, इतने से यहाँ से 0 से t1 टाइम तक वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब मान के चलिए कि बंदा आगे ही जा रहा है, 1D मोशन में क्या होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि आगे ही जा रहा है, आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। वो बंदा आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, फिर बाद में थोड़ा सा ढलना शुरू हो गया, इस पॉइंट पे जैसे ही टाइम t1 आ जाता है वो रुक गया, एंड दैट इज व्हाई उसकी वेलोसिटी एट एग्जैक्टली टाइम t1 0 हो गई, एंड उसके बाद भाई ने रिवर्स गियर मार दिया, एंड रिवर्स गियर मारने की वजह से अब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई मेरे भाई। सो दैट मींस अब इफेक्टिव मान के चलिए कि पहले 0 से t1 तक आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे चलो ऐसे लिखा था मैं, आगे जा रहा है, t1 आ गया, फिर ये रुक गया, ये रुक गया, अब ये वापस आना शुरू कर दिया, t1 के बाद उसने वेलोसिटी रिवर्स गियर में डाल दी, मतलब वापस आना शुरू कर दिया। सो इफेक्टिव जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन वो तो कम होना शुरू हो जाएगा ना मेरे भाई। सो दैट मींस इट टोटली मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस दैट एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, इट डेफिनेटली मेक्स सेंस। तो आपको सिंपली इतना ही करना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, हाँ कौन से कलर से करें हम, ओके ब्लू कलर से करते, ठीक है, ब्लू आरबी, रेड ब्लू, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है यार, इट विल बी नथिंग बट x1 प्लस x2, खत्म बात, लिटरली बात खत्म, इतनी होता है, एंड x1 इज पॉजिटिव, x2 इज नेगेटिव, समझ आ गई मेरी बात। अब ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट में अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है वो वापस, तो हम उतना कम करेंगे, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो क्या होगा मेरे भाई, मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में कि मुझे टोटल पाथ लेंथ कितना कवर करता हूं ये दिखाना है, मतलब जो वापस भी आ रहा हूं ना मैं, तब भी उतना पार्ट मुझे पॉजिटिव ही दिखाना पड़ेगा यार। सो दैट मींस अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं कर दूंगा मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, मॉड्यूलस, मतलब पॉजिटिव लेंगे वो, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर x1 तो पॉजिटिव है तो उसको x1 ही लिख देंगे, लेकिन x2 इज नेगेटिव तो उस वजह से मैं माइनस x2 कर दूंगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो इसका मतलब है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ से हम बस डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बल्कि डिस्टेंस भी निकाल देंगे, एटलीस्ट फॉर 1D मोशन, ओके। हाँ ये बात तो है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना तो यार बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज हमें सिंपली यार इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम ये देखना है, बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं, नहीं बैठना है, मॉड्यूलस का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस आ जाता है ना, डिस्टेंस निकालने की बात आ जाती है, तब हमें देखना पड़ता है यार कि कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है उतने में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका नेगेटिव करके, ऐसे नेगेटिव का नेगेटिव करके उसको पॉजिटिव निकाल के फिर बाद में एड अप करना है, ताकि फिर हमारा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आए, गेटिंग माय पॉइंट। एज इन x2 वाज नेगेटिव जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, तो हमें मॉड ऑफ x2 करने के लिए माइनस x2 में लिखना पड़ा उसे, दैट्स द सिंपल फंड ऑफ इट, ओके ओके कूल। तो बड़े आ गया, आई थिंक क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, देखो क्वेश्चन है भी, बट उससे पहले कि एरिया अंडर द कर्व 80 ग्राफ का भी मैं समझा देता हूं आपको, समझा देता हूं मैं, इसमें तो वो भी जनरेट नहीं, चेंज इन स्पीड वाला भी फंडा नहीं आता, ये तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या ही बताया हम, ठीक है।
अगेन यार ऐसे ही कुछ तो बना दो आप, जैसे बनाना है वैसे बना दो। अब आपको जब इंटीग्रल ए डी टी आप करते हो, इंटीग्रल ए डी टी आप करते हो टाइम टी वन, जीरो से लेकर टी वन, क्या बोले यार, जीरो से लेकर टी वन ही बोलते थे, जीरो से टी वन, एंड मान के चलिए कि दिस इज टी वन टाइम। अब यहाँ पे सोचना ही नहीं भाई, मेरे को मैं बोलता हूँ आप सोचिए भी मत कि अरे यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, ये नेगेटिव, मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, अरे कुछ नहीं सोचना। यहाँ पे सिंपली सिंपली क्या करना है, वेलोसिटी एट टाइम टी वन माइनस वेलोसिटी एट टाइम टी इज टू जीरो। समझेगा, इतना सा फंडा है मेरे भाई, इतना सा बस फंडा आ जाता है। सो दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एटी ग्राफ। समझ आ रहा है आपको यार? तो उस वजह से आपको ये समझना है कि वीटी ग्राफ में यू हैव टू बी अ बिट कॉशियस, जस्ट अ टैड बिट कॉशियस, बिकॉज अगर वो डिस्टेंस पूछेंगे आपसे तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार मैं जो नेगेटिव, मतलब जो जब नेगेटिव डायरेक्शन हो रही है उसकी, तो आई हैव टू लाइक क्या होता है, आई हैव टू टेक द मॉड्यूलस ऑफ इट, आई हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यूज, इतना सा बात है। लेकिन एटी में तो वो भी फंडा नहीं है मेरे भाई, सिंपली इंटीग्रल एडीटी कर दो, लिमिट जीरो से टी वन, फिर बाद में वेलोसिटी एट टाइम टी वन माइनस वेलोसिटी दैट वाज इनिशियल, खत्म बात। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ यार, आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिए मेरे से, लेकिन एटी ग्राफ वाले में तो कोई डाउट आना भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन की तरह आते नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन वीटी ग्राफ पे ही आते हैं मेरे भाई। ओके, समझ आ गई मेरी बात आपको? चलो सही, एक ही मिनट, जस्ट मिनट। ओके सो सॉरी, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड्स ऑफ मोशन इज व्हाट? ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक कैसे, कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये निकालना है हमें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ सोचना ही नहीं मेरे भाई, कुछ भी मत सोचिए आप। सबसे पहले ये जो ना अपना ज्योमेट्री का दिमाग लगा दीजिए और फटाफट वैल्यूज निकाल लीजिए, ये एरिया कितना है, ये 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 निकाल दो सबसे पहले। अब आप बताइए, इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का पार्ट, अब बताइए इसका एरिया कितना होगा? ट्रायंगल यार, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये हाइट है, तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, बेस इज 5, हाइट इज 10, हाफ इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो गया 25, राइट? अब आप बताइए कि ये जो है 5 से लेकर 10 तक हम जाते हैं तो क्या हो गया, दिस इज रेक्टेंगल, राइट? रेक्टेंगल ही ना ये, तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये लेंथ इसका क्या है 10 माइनस 5, दिस इज 5, एंड इसका ब्रेड्थ क्या है 10 माइनस 0 तो 10, 5 इंटू 10 दैट इज 50, इतने पार्ट का हो गया 50। ओके, अब ये तो हो गया ट्रेपेजियम। अरे आसान है यार, क्या होता था ट्रेपेजियम में बताइए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स ऑफ एच। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ये एक पैरेलल साइड होगी डॉटेड, ये एक पैरेलल साइड होगी डॉटेड, ये इसका क्या है लेंथ 10, इसका क्या है 20, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया 10 प्लस 20 दैट इज 30, तो हाफ इंटू 30 टाइम्स ऑफ ये एच क्या है 15 माइनस 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे बेसिक में एरियाज निकाल रहा है छोटे 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 टुकड़ों के बस। तो हाफ इंटू 10 प्लस 20 दैट इज 30 टाइम्स ऑफ 5, तो 30 इंटू 5 बाय 2, तो कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 75, 75 होता ना, लेट मी थिंक, 30 इंटू, हाँ ठीक है 75, इस पार्ट का है 75। ओके, अब ये पार्ट है, आगे वाला पार्ट है वो ट्रायंगल है, अगेन ये बेस ये हाइट, तो क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज 20, बेस इज 5, तो हाफ इंटू 5 इंटू 20, तो ये क्या हो गया 50। आसान, इतना आसान है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है, जो ग्राफ के मतलब अपने टी एक्सिस के जो नीचे जाता है, उसको मैं रेड में लिख देता हूं, अभी के लिए रेड में लिख देता हूं मैं। तो अब ये बताइए, ये पार्ट जो है वो ट्रायंगल ही है, तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5, एंड इसका हाइट क्या है बताइए, 0 से क्या माइनस 20 जाएगा, मैग्नीट्यूड बताइए 20, राइट? तो हाफ इंटू बेस विच इज 5 टाइम्स हाइट विच इज इक्वल टू 20, तो हाफ इंटू 5 इंटू 20, तो ये हो गया 50। ठीक है, अभी के लिए बस मैग्नीट्यूड लिखी है मैंने, बस मैग्नीट्यूड लिखी है मैंने। अब हमने वैल्यूज तो लिख दिए, अब मैं आपको इस ग्राफ की कहानी बताता हूँ। ये भाई कैसा है ना, पहले इसने जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अभी मैं आपको डिस्टेंस में जाइए मत, जर्नी समझिए। पहले वो उसने अपनी जर्नी आगे की तरफ शुरू कर दी, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एटलीस्ट अप टिल 20 सेकंड्स, t इक्वल टू 20 सेकंड्स। तो उसने पहले 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, फिर उसने और 50 मीटर कवर किया, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 10 से 20, तब उसने 75 मीटर कवर किया, फिर बाद में 20 से 0 हो गई, फिर वो रुक गया एंड उतने में 50 मीटर कवर कर दिया। तो 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50, इतना उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों उतना ही हो गया।
लेकिन t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स के बाद उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब वो पीछे की तरफ आना शुरू कर दिया, एंड वो पीछे कितना आया 50 मीटर। so, इसका मतलब ये है ना कि आगे की तरफ इसका चलना हो गया 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50, एंड पीछे की तरफ चलना हो गया उसका 50। सो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे बोलेंगे हम लोग, 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 माइनस 50। ओके, पीछे आए हो तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास है टाइम। 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 माइनस 50, तो ये 50 को काट दो, क्या हो गया ये 25 प्लस 75 100, तो 150। डिस्प्लेसमेंट इज 150। समझ आ गया आपको मेरी बात? अरे आसान है मेरे भाई, कितना आसान है। अब डिस्टेंस कवर्ड कितना निकालेंगे, मतलब ये -50 हमने जो करा था उसको बस +50 करना है यार, इतनी सी बात है, क्या ही टेंशन लेना। मतलब हमें देखना नहीं कि पीछे की तरफ जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है, मतलब जितना ट्रैवल करा है वो हम सब कुछ निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50। अब ये कितना हो गया जी, 250 हो गया ना ये 250। यहां से डिस्टेंस आ जाएगा 250, डिस्प्लेसमेंट इज 150। तो हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यार, डिस्टेंस कितना है 250, हाँ ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 150, तो ये हो गया 5/3, एंड दैट मीन्स ऑप्शन डी हैज टू बी करेक्ट। समझ आया आपको मेरी बात? एंड आप कॉमन सेंस लगाइए, मतलब आपको ऐसे कभी कभी हो सकता है, कभी कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का रेशियो लेके 3/3:5 कर देंगे, तो ना दिमाग इतना आपको रखना है, या फिर इतना एंश्योर करना है कि आप दिमाग अपने साथ एग्जाम में कैरी करो, एटलीस्ट एज इन कॉमन सेंस आपके साथ कैरी करो। मतलब आपको इतना समझना है कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ये होता ही है, हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, लेकिन कभी कम नहीं होगा। तो बात यही है कि अगर कम नहीं हो सकता, तो 1/2 एंड 3/5 ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, ये कतई हो नहीं सकते। समझ आ गया आपको? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, मैं थोड़ा आपको एक अल्टरनेटिव वे दिखा रहा हूँ कि हम कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उस मेथड को भूल गया मैं, सॉरी। एलिमिनेट, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बेसिक कॉमन सेंस, अगर आपका ये सब करने का इच्छा नहीं हो रहा, तो आप सिंपल आप देख सकते हो कि 3/5 डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 3/5 दिखा रहा है, मतलब ये कह रहे हैं, भाई सब कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया डिस्टेंस से, असंभव, कतई असंभव। एंड सिमिलरली ऑप्शन सी में भी वही कह रहे हैं 1/2, डिस्टेंस कम है डिस्प्लेसमेंट, अरे क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है? अब ए एंड डी में अब कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी इज नॉट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रू आउट। सो उस वजह से हम ये तो कह ही नहीं सकते कि दे आर द सेम, एंड सेम होगा तभी तो हो पाएगा ना, तो दैट मींस ऑप्शन ए इज आल्सो रॉन्ग। तो हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी ऑप्शन डी निकाल सकते हैं। ये बस होती है चीज यार, मतलब ये ना थोड़ा हम समझ के आता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके ये चीजें समझ आती है हमें। बट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मतलब अगर सपोज आप ये पूरे मेथड से भी करते हो, पूरा तरीके से भी करते हो, ये एरियाज निकाल के करते हो, तो आखिरी स्टेप पे कभी कभी गलतियां हो सकती है, कभी कभी डगमगा जा सकते हो कि अरे आंसर आने वाला है तो मैं गलती से डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशियो निकाल के 3/5 करके टिक करके आ सकता हूँ, तो उस वजह से मैंने ये कुछ चीज बताई कि आप एलिमिनेशन का भी थोड़ा सा एक दिमाग में रखा कीजिए कि अरे अगर मैं वो चीज टिक कर रहा हूँ तो एक बार क्रॉस चेक, उसको रिवर्स वेरीफाई करके आप देखने की कोशिश करिएगा। ओके, ऑलराइट। अब एक जेईएमएस 2023 का क्वेश्चन देख लेते हैं। Velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in figure. The ratio of distance to displacement to distance. अब इस बार displacement to distance पूछा उन्होंने, तो ये रेशियो तो हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्या कह रहा है, लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेस देन 1 होगा। अब ये लेस देन 1 या इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा भैया जी? अरे मेरे भाई आप देखिए ना, वेलोसिटी जो है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इतना तो हो चुका है कि 1:1 तो नहीं होगा, एक तो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, राइट? अब तुक्केबाजी भी करो तो थोड़ा सा हमारे ऑड्स इंप्रूव हो चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं, तुक्केबाजी नहीं करना, तुक्केबाजी मत करो, कर सकते सवाल तो क्यों नहीं करना है, इतना आसान सा इतना पिद्दी सा सवाल है तो हम क्यों तुक्केबाजी कर रहे हैं, ठीक है? अब पहले सबसे पहले एरियाज निकालो। अब टी एक्सिस के ऊपर वाले जो बॉक्सेस है उनके एरिया निकालो यार, ये कितना है, ये 2, ये कितना है 8, तो 8 2 16,
ये कितना है 8 माइनस 4, तो ये 4 इसका लेंथ हो गया, एंड इसकी हाइट कितनी हो गई 4 माइनस 0 4, 4 इंटू 4, तो ये भी हो गया 16। हाँ, अब नीचे वाले पार्ट्स को मैं रेड से दिखाता हूँ। अब ये 2 से 4 है, तो मतलब ये लेंथ हो गया 2, एंड ये 0 से माइनस 4, तो इसका लेंथ एटलीस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज 4, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, राइट। सिमिलरली 8 से 10 तक टाइम इंक्रीज हो रहा है, सो ये कितना टाइम चेंज है 2, तो 10 माइनस 8 दैट इज 2, एंड यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज है 0 से माइनस 4, तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 4, तो 2 इंटू 4, ये अगेन हो गया 8। समझ आ गया आपको? मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर एग्जैक्टली इज कि पहले आगे की तरफ 16 मीटर कवर करा, फिर पीछे के डायरेक्शन में 8 मीटर कवर करा, फिर अगेन आगे की तरफ 16 मीटर कवर करा, फिर अगेन पीछे की तरफ 8 मीटर कवर करा। समझ आ रहा आपको? दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। मैंने आपको एक इस ग्राफ की कहानी बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे यार आप, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, राइट, साइन के साथ हम कंसिडर करते हैं इसमें, ओके सही बात है जी। माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, तो उसमें से एक 16 कट गया तो ये 16 रह गया, राइट। अब डिस्टेंस में कैसे करेंगे हम बताइए? डिस्टेंस में तो हम बस पॉजिटिव बोलेंगे, हम लोग माइनस नहीं बोलेंगे, तो 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8 कितना हो गया जी? इट इज 48। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 16 अपॉन 48, दैट इज 1/3, सो रेशियो हो जाएगा 1:3, सो दैट मीन्स ऑप्शन 4 हैज टू बी करेक्ट, ऑप्शन डी ऑप्शन 4 जो भी कर लो। समझ आ रहा है आपको? इज इट इजी? इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी 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 इजी, मैं तो कहूंगा। ओके, ग्राफ में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तो नहीं आते यार, ठीक है। ओहो, अभी तो ये मैच द फॉलोइंग बोल दिया इन लोगों ने। अरे हम डरते हैं क्या, हम डरते हैं क्या? नहीं डरते हम लोग यार, ठीक है। तो सबसे पहले यार आप देख सकते हो कि कॉलम 1 में एक्स वर्सेस टी दिया है एंड कॉलम 2 में वी वर्सेस टी दिया है। तो आप सबसे पहले एक बात बताइए कि सबसे आसान कौन सा लग रहा है इसमें? ये वाला, मुझे ऑप्शन डी, एटलीस्ट मुझे तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी वाला आसान लग रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए यहाँ पे द स्लोप इज कांस्टेंट एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो ग्राफ है इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर इट्स स्लोप इज कांस्टेंट, तो मैं क्या कहूंगा कि वी विल बी कांस्टेंट, v वर्सेस t में v विल बी कांस्टेंट, तो एंड इट विल बी पॉजिटिव। तो अब इसको मैच करने वाले, इस डिस्क्रिप्शन को मैच करने वाला कौन सा ऑप्शन इसमें? आहा, ऑप्शन 1। सो मैं कह सकता हूं कि सबसे मैंने इजी वाला तो चीज सॉल्व कर लिया कि डी का राइट आंसर है 1, डी को मैंने 1 के साथ मैच कर दिया है, ओके ऑलराइट। अब यार इसके बाद कौन सा आता है? एक्स वर्सेस टी का, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कटोरा इज फेसिंग अपवर्ड्स, कटोरा है ये, कटोरे की तरह दिख रहा है ना ये, कटोरे की तरह दिख रहा है ना ये, एंड कटोरा इज फेसिंग अपवर्ड्स, सो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इट इज केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, एंड हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, सो दैट मींस वी विल हैव v इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन को तो हमें फर्क पड़ता नहीं है, बट ठीक है यार, इतना तो हम कह सकते हैं कि अगर, हाँ चलो वैसे फर्क पड़ सकता है, आई एक्सप्लेन हाउ। अब आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ग्राफ होगा, कटोरा ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा, तो क्या कह रहे हैं हम? ए इज पॉजिटिव, एंड ए इज पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया कि v इज इंक्रीजिंग, v इज इंक्रीजिंग, सो दैट मींस v इज मतलब dv इज पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ग्राफ ढलेगा नहीं है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन ग्राफ ढलेगा नहीं, सो दैट मींस हम कह सकते हैं कि ए के लिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ए का हो गया 2, ठीक है ऑलराइट। अब आप ये बी का है ना, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बस एकदम सा, तो मैं इस वजह से सी का कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब सी में आप देखिए कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँ यार, कुछ भी बोलता है, टी डैश बोल दो इसको, ठीक है। तो 0 से लेके टी डैश तक x इज इंक्रीजिंग, टी डैश से t तक के बाद x इज डिक्रीजिंग, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन इज, मतलब इट्स लाइक इट्स अ लाइन, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इस रीजन में dx by dt इज पॉजिटिव, पॉजिटिव dx by dt, लेकिन इस रीजन में नेगेटिव dx by dt, एंड dx by dt का मतलब क्या है? वेलोसिटी। सो इसका मतलब ये हो गया कि पहले 0 से लेकर t डैश तक वेलोसिटी वाज पॉजिटिव, फिर t डैश से t तक वेलोसिटी इज नेगेटिव, तो
तो एकदम पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव होगी, एकदम से एब्रप्ट चेंज आ गया। तो हम देख सकते हैं यार वाह 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 वाह, ऑप्शन 3 उसी डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है, उसी डिस्क्रिप्शन को मैच कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले पॉजिटिव फिर एकदम से टी डैश एकदम से घट के नेगेटिव होगी। सो ये हम कह सकते हैं कि सी के लिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो अब बी तो वही बच जाता है 4 वाला, तो हम कह सकते हैं कि बी का हो जाता है ऑप्शन 4। लेकिन इसको और अच्छे से समझना है तो मैं समझा देता हूं आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, देख सकते हो आप ऑप्शन, मतलब ये जो बी वाला है ना उसमें आप एक्स वर्सेस टी ग्राफ देख रहे हो, एंड हम देख रहे हैं कि एक्स इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टी। सो इसका मतलब तो ये है ना कि वेलोसिटी तो नेगेटिव है मेरे भाई, velocity is negative, so that means v versus t graph will lie below t axis, v versus t graph will lie below t axis। लेकिन आपको ये भी समझना है, कि जो कटोरा है, आप देखिए ये कटोरा जो है x वर्सेस t ग्राफ का जो कटोरा है, यार कैसे दिखाऊं, चलो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ऐसे ऐसा है ना ये ग्राफ हमारा इस तरह से, तो ये कटोरा का ऊपर फेस करा है, कटोरा फेसिंग अपवर्ड्स, बोल फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है, फॉर दिस ग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग हियर, ठीक है, जस्ट इन केस यू डोंट हैव अ क्लू। तो बॉल फेसिंग अपवर्ड्स, सो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है इट इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया मेरे भाई, अरे इसका मतलब तो यही है ना कि v इज इंक्रीजिंग, v इज इंक्रीजिंग। सो इसका मतलब है कि ऑल्दो v इज नेगेटिव बट इट इज इंक्रीजिंग, सो थोड़ा थोड़ा कम नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट डिस्क्राइब्स। अब देखिए v इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब अपने टी एक्सिस के नीचे है, तो ये इंक्रीज हो रहा है एंड इट इज नेगेटिव। सो परफेक्टली, एकदम परफेक्टली बी का 4 है, हम कह सकते हैं विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। ओके, अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन एक, the position time graphs for two students A and B returning from the school to their homes are shown in figure। अरे यार एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज क्यों, हाँ ठीक है पॉज नहीं हो रही, मुझे ना एकदम से टिंग टिंग कोई आवाज आती है, इस वजह से आई हैव टू जस्ट कीप चेकिंग कि मैंने गलती से रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं करी। ओके, इस वजह से आई जस्ट कीप चेकिंग इट। ओके, एनीवे हमारे पास एक बंदा है ए, दूसरा बंदा है बी, ठीक है, ए है अशोक, बी है बंटी, ठीक है। तो उनका ऐसे दिखा है कि वो स्कूल से घर जब जाते हैं तो उनका एक्स वर्सेस टी ग्राफ कैसे होता है, मतलब हमें कहानी बताने की जगह पे उन्होंने बस एक ग्राफ बता दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास करे हैं ए बी सी डी ई, तो हमें अब देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये हमारे ऑप्शंस हैं, दीज आर नॉट द ऑप्शंस, दीज आर द स्टेटमेंट्स। ये जो 5 है दीज आर द स्टेटमेंट्स, व्हेयरएज दीज आर आवर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट्स है ये देखना हमें, देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले दोनों स्कूल से ही शुरू कर रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि उनका इनिशियल पोजीशन इज सेम, राइट, इनिशियल पोजीशन इज सेम, एंड वो तभी रुकते हैं जब वो घर पहुंचते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अशोक जो है जब वो रुकता है तो उसका एक्स जो कम हुआ है वो है कम है एक्स से, मान के चलो ये है एक्स से, ठीक है, ये है कम। एंड जब बंटी रुकता है, बंटी जब रुकता है तो एक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि अशोक जो है उसका घर पास है, क्योंकि उसने एक्स कम ट्रैवल करके ही वो रुक गया, इसका मतलब कि अशोक का घर पास है, उसको कम डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा है। सो मैं कह दूंगा कि एक्स ए इज लेस देन एक्स बी विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, ठीक है, सही बात है। सो मैं क्या कह सकता हूँ ऐसा कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, यार ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल, क्योंकि ए को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है घर जाने के लिए, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड अगर ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल ये सही है तो बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल ये तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया यार, वाह, ऑप्शन बी तो गलत है। एंड सिंस ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट तो मैं ऑप्शन डी जो है, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट तो मैं ऑप्शन डी को इनकरेक्ट कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बी एंड ई करेक्ट लिखा है लोगों ने, समझ आ गया आपको? तो ये तो समझ आ गया कि स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब स्टेटमेंट सी को एनालाइज करने के लिए मैं बताता हूँ आपको हम कैसे करेंगे। अब आप समझिए अशोक भैया जो है अशोक भाई, भैया नहीं बोलेंगे, वो तो बच्चा है, स्कूल जाता है वो, हम तो बड़े हो गए उससे काफी, ठीक है। ये अशोक भाई जो है वो पहले निकल रहा है बंटी से, अशोक पहले निकल रहा है बंटी से, एंड डिस्पाइट दैट दे आर रीचिंग एट द सेम टाइम। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अशोक इज लीविंग अर्लियर बट रीचिंग एट द सेम टाइम एज बंटी, तो इसका मतलब है कि अशोक जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है घर जाने में, अशोक इज टेकिंग मोर टाइम, अशोक टेक्स लेस टाइम, ये गलत होगा, ये कतई गलत हो जाएगा। रेड से करेंगे हम इंडिकेट, रॉन्ग स्टेटमेंट्स को हम रेड से इंडिकेट करेंगे, लाल रंग में, लाल रंग, तो ए टेक्स मोर टाइम, ए टेक्स मोर टाइम, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे ए टेक्स मोर टाइम, तो इसकी वजह से मैं बोल दूंगा कि टी ए
इज ग्रेटर देन टीबी। समझ आ गया आपको मेरी बात? समझ आ जानी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है ये बोलने के लिए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम मतलब किसकी फास्टनेस मतलब किसी की भी फास्टनेस एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? जितना उसने डिस्प्लेसमेंट करा है उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम से। तो वी ए हो जाएगा एक्स ए बाई टी ए एंड वी बी हो जाएगा एक्स बी बाई टी बी। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर अशोक एक्स से कम है एज कंपेयर टू एक्स बी, लेकिन टी ए ज्यादा है कंपेयर टू टी बी। मतलब इसके केस में ना, अशोक के केस में बेचारा डिनोमिनेटर भी ज्यादा है, न्यूमरेटर भी कम है। मतलब वी ए इज डेफिनेटली लेस देन वी बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप देखिए ये जो चीज है ना, ये जो दो चीजें हैं यहाँ पे आप लगा के देख सकते हो, ये और ये एक्स ए इज लेस देन एक्स बी। मतलब आप बताइए कि अगर हमें वेलोसिटी किसकी ज्यादा है निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे यार, कि अगर हम जो उनका न्यूमरेटर है जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा मतलब फास्ट होगा हम कह सकते हैं, या फिर अगर टाइम कम होगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल कम होगा तो हम कह सकते हैं कि अरे और फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि अशोक भाई जो है ना वो तो कम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं, कम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है ना कि अशोक भैया आपका साबन तो बहुत स्लो है, यहाँ पे बंटी का साबन ज्यादा फास्ट निकला। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और ऐसे कि बंटी का साबन स्लो होगा लेकिन बंटी भाई बहुत फास्ट है, घर जाते हुए बंटी भाई बहुत फास्ट जाते हैं क्योंकि उनका एक्स बी ज्यादा है, बंटी भाई का एक्स बी ज्यादा है, एज इन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, whereas TB time taken by Bunty to go back home is less. So that means Bunty is traveling way faster. ठीक है? So हम कह सकते हैं कि VB is greater than VA. Bunty travels faster, B travels faster than A. So that means मैं कह सकता हूँ कि A travels faster than B, ये तो गलत है, and B travels faster than A, ये सही है। तो इसका मतलब है A and E are the only right answers, or are the only right statements. So that means option B has to be correct. Are you getting me? इजी है यार, मतलब आप समझ सकते हैं यार, कहानी हम कहानी घर घर की उसी को हम एक तरह से डिकोड कर रहे हैं। एकदम घर घर की कहानी है, हर घर में होता है ना, एक दोस्त होता है, अशोक होता है, बंटी होता है, कोई और आपका दोस्त होगा, मान के चलिए कुछ होगा, अमित और बटुकेश्वर कोई होंगे, अमय और उसका दोस्त मेरा बी से बैटमैन, ओके, अमय और बैटमैन, ठीक है। तो वो वाली बातें होती है यार सारी। ग्राफ्स जो है वो कहानियां बताते हैं, हमें बस कहानी को डिकोड करना आना चाहिए, और वो कैसे कर सकते हैं हम? प्रैक्टिस के साथ। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सही है। A bullet is shot vertically downwards with an initial velocity of 100 meters per second from a certain height. Within 10 seconds, the bullet reaches the ground and instantaneously comes to rest due to the perfectly inelastic collision. The velocity time curve for total time t is equal to 20 seconds will be what? अब आप देखिए, हमने बुलेट को नीचे की तरफ शूट किया है, नीचे की तरफ। अब नीचे के डायरेक्शन को हम नेगेटिव मानते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है ना, इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वी विल बी बिलो टाइम एक्सिस, वी विल बी बिलो टाइम एक्सिस। तो जो ऐसे अब होंगे उनको हम काट देंगे यार, ये वाला तो गलत हो गया, तो ऑप्शन बी अभी के लिए गलत हमने प्रूव करा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बी हमने गलत प्रूव करा है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब ए, सी एंड डी में से कोई सही हो सकता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि लाइक हाँ नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, उसको नीचे की तरफ खींचेगी ना यार, उसको नीचे की तरफ खींचेगी वो। सो दैट मीन्स 100 से और बढ़ के हो गया 110, 120, 130 बढ़ते जाएगी वो विद टाइम। सो पहले अगर मान के चलिए कि 100 मीटर पर सेकंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और -100 मीटर पर सेकंड होगा, तो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी वो और भी कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो -100 से जाएगा -110, फिर -110 से जाएगा -120, फिर -120 से जाएगा -130, ऐसे घटता जाएगा वो। समझ आ रहा है आपको? सो इसका मतलब ये है कि 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा यार, क्योंकि हमने इनिशियल तो ये दे रखा है ना, ये भी गलत है। मतलब -100 मीटर पर सेकंड से शुरू हो रहा है लेकिन और कम होगा, तो ये -100 से -20 जा रहा है, ये तो सही होगा, लेकिन ये तो गलत है। -100 से 0 तो नहीं जा रही ना वेलोसिटी यार, -100 से -200 जा रही जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, एंड लाइक ऐसे ऐसे इस तरह से -100 से -200 तक गया, just before it hits the ground it attains the speed of 200 मीटर पर सेकंड, एंड लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन होने की वजह से खचक रुक गया, स्प्लैश रुक गया वो, एंड उसके वजह से एकदम से लाइक जस्ट आफ्टर कोलिजन द ग्राउंड ये 0 हो गया इसकी स्पीड। समझ आ रहा आपको? तो दिस इज द राइट ग्राफ। ऐसे पहले घटेगा और शुड आई से द मैग्नीट्यूड इसका इंक्रीज होगा, एंड देन फिर आफ्टर कोलिजन
0. So that means option D has to be correct. समझ आ रहा है ना आपको यार कि ग्राफ वाले क्वेश्चंस में आई एम नॉट इवन यूजिंग एनी कैलकुलेशंस यार, आई एम नॉट इवन यूजिंग एनी फॉर्मूला. कुछ लोग करेंगे यार v इज इक्वल टू u माइनस gt, और u की वैल्यू -100 डाल दो, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू -10t डाल दो, फिर ग्राफ कैसे दिखता है y इंटरसेप्ट. अरे क्यों निकालना है, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो आप यार? व्हाई डू यू हैव टू कैलकुलेट y इंटरसेप्ट, व्हाई डू यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप? दिमाग लगाओ ना यार. जो आपकी कहानी दिखती है आपको वो आप ग्राफ पे डाल दो, आप पेपर पे डाल दो, आप बस इतना काम होता है आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस में. देख रहे हो आप यार, मैं रटके नहीं आया यार क्वेश्चन ये, मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ, पहली बार ही कर रहा हूँ, बट फिर भी हो रहे मेरे से. समझ आ रहे हैं आपको मेरी बात? तो चीजें ऐसी होती है यार, ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत सिंपल से होते हैं. जहां कैलकुलेशन करना है वहां पे आपको समझ आ जाएगा. जैसे इस वाला पार्ट में तो करने की जरूरत थी यार, तो हमने कर दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में करना नहीं चाहिए हमने. ओके, एलिमिनेशन कर करके हम आंसर निकालेंगे. ओके, ऑलराइट. A tennis ball is released from a height h, and after falling freely on a wooden floor, it rebounds and reaches height h2. The velocity versus height of the ball during its motion may be represented graphically by what? ठीक है, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको समझना है. A tennis ball is released from height h, छोड़ दिया हमने. तो जब हम छोड़ते हैं तो what we mean is कि v is equal to 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0. तो आप बताइए ऐसे कौन कौन से ग्राफ्स हैं यार, ऐसे कौन कौन से ग्राफ है? अब इनिशियल यहाँ पे वो v वर्सेस t नहीं है, यहाँ पे v वर्सेस h है ये. ओके, इंटरेस्टिंग करा है भाई साहब इन लोगों ने. कोई बात नहीं, हम भी यार डरते थोड़ी चैलेंजेस से, कोई बात नहीं. ठीक है, अब आप समझिए h सबसे इनिशियल, हम टाइम के साथ h की वैल्यू भी प्लॉट करेंगे, v की वैल्यू भी प्लॉट करेंगे. अब हमने मान के चलिए कि बॉल होगा. ठीक है, ओहो काला रंग क्या से आ गया. ये होगा हाइट, जिस हाइट से हमने ड्रॉप करा बॉल को, दिस हाइट इज h. ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं यहां से इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, तो अब हम यहां से ड्रॉप करेंगे. ठीक है, अब आप सबसे पहले बात समझिए, मैंने क्या बोला था, अभी भी पहले बोला था, नहीं बोला तो बोल देता अभी, कि हमारा जो यहाँ पे v वर्सेस t पहले जब अभी तक करते आ रहे थे, v वर्सेस t या फिर h वर्सेस t जब हम करते आ रहे थे, वो इंट्यूशन यहाँ पे नहीं लगा सकते, बिकॉज हम टाइम के साथ साथ अंदाजा लगा सकते हैं. यहाँ पे v वर्सेस h आ रहा है, तो थिंग्स गेट स्लाइटली ट्रिकी. ठीक है, स्लाइटली ट्रिकी. तो यहाँ पे आप समझिए h ऑफ v इज अ वेरिएबल, लेकिन h इज कांस्टेंट. h indicates maximum height or the height from which the tennis ball was released, whereas h of v indicates height at some particular point. ठीक है, तो मैं अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि h of v को मैं x बोल देता हूं. ठीक है, h of v is equal to x, that is height at any instant. ठीक है, height at some instant. Okay, and v be velocity at that instant. Okay, इतना समझ आ चुका आपको? इतना समझ तो आ चुका है भैया जी. ओके, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, बेसिक कॉमन सेंस. मैंने बॉल को रिलीज किया, ड्रॉप किया, रिलीज किया मतलब ड्रॉप कर दिया मैंने. ठीक है, तो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं होगी उसकी एट दैट हाइट h. एट हाइट h माने मैं आइदर इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, या इस पॉइंट की, या इस पॉइंट की, या इस पॉइंट की. तो वेलोसिटी 0. तो चलो चारों ऑप्शंस में ये सही दिखाया इन्होंने कि एट हाइट h वेलोसिटी 0. ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, मतलब बहुत ज्यादा एज इन इट विल बी सम नॉन जीरो वैल्यू. ऐसा नहीं कि वो एकदम रुक जाएगा ग्राउंड के पास आने से पहले, वो हाई होगी उसकी स्पीड, लेकिन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. लेकिन जैसे ही वो हिट करता है ना, जैसे ही हिट करता है उसके बाद वो रिबाउंड करता है, तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. एकदम से वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब इट इज वी ऑब्जर्व एन अब्रप्ट चेंज जस्ट आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड, जस्ट आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यार, आप बताइए कि ऑप्शन 1 जो है इसमें अब्रप्ट चेंज नहीं, इसमें बोल रहा है वो कि यार h पहले हाइट थी, 0 वेलोसिटी थी, फिर ये इसकी इंक्रीज हुई, फिर बाद में एकदम ढलना शुरू हो गई आउट ऑफ नोवेयर, फिर 0 हो गई जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. ये तो बकवास है यार, ऑप्शन 1 तो कतई बकवास है ये. ठीक है, तो इससे हमने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, आइदर ऑप्शन 2 सही हो सकता है, या 3 या 4 सही हो सकता है. ठीक है जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अब आए मुझे बात बताइए, ज्यादा सोचिए मत आप, हम कैसे निकालते थे रिलेशन. चलो या फिर रिलेशन निकाल ही लेते हैं, सोचना क्या, रिलेशन निकाल ही लेते हैं हम लोग. ठीक है, अब अगर मान के चलिए कि x इज द हाइट ऑफ द बॉडी एट सम इंस्टेंट, तो उस इंस्टेंट पे अगर मुझे अपनी वेलोसिटी निकालनी है,
तो मैं कैसे निकालूंगा जी? वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h माइनस एक्स। टेक योर टाइम एंड थिंक ऐसे कैसे आया। अब यहाँ पे समझिए कि हमने रिलीज करा है फ्रॉम सम हाइट एंड उसकी डिक्रीज होते जा रही है। Are you getting my point? So h minus x उस वजह से आया, as in at x is equal to h, as in initial height जो था it was x is equal to h ना, h minus h जीरो हो जाएगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे x कम होना शुरू हो जाता है, that's why h minus x बढ़ना शुरू हो जाता है, and that's why v स्क्वायर बढ़ना शुरू हो जाता है, and that's why v हो जाता है प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g h minus x। ओके, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा समझिए आप यहाँ पे। हम जब रिलीज करते हैं इनिशियली वेलोसिटी जीरो, जब थोड़े टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, बट नीचे की डायरेक्शन होती है नेगेटिव अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज टर्निंग नेगेटिव एंड उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो दैट मींस मैं कहने के लिए उसको बोलूंगा v इज इक्वल टू माइनस of under root of 2g h minus x along with sin convention, and magnitude तो हो जाएगा root 2g h minus x, ठीक है। लेकिन अगर sin convention देखना है तो v is equal to minus of under root of 2g h minus x, ठीक है। so that explains कि नीचे की तरफ ऐसे क्यों जा रही है, ठीक है, समझ आ गया? it makes sense। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस से, अगर लीनियर रिलेशनशिप होती v का पावर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ऑर्डर ऑफ 1, तब हम कह सकते थे कि स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन यहाँ पे v का ऑर्डर ऑफ 1 एंड x का ऑर्डर ऑफ हाफ, ऐसा कुछ प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है, सो दैट मींस स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं, तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो चुका है। ओके, अब ऑप्शन 2 बचता है और ऑप्शन 4 बचता है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे यार? आपको देखना है यार, बस यार ये आप देख लो, आप v इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस x है। सो h माइनस एक्स, अब ये h माइनस एक्स का क्या मतलब होता है? हमने जो अपना, अब मान के चलिए कि h माइनस एक्स को एक तरह से x डैश डिक्लेयर कर दीजिए, एज इन हम अपना जो एक्सिस है थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, गेटिंग माय पॉइंट, और ग्राफ को हम थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब हमें समझना है, कि v का प्रोपोर्शनलिटी है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ h माइनस एक्स से, तो ग्राफ ऑप्शन 2 की तरफ आ जाए। गलत रंग आ गया, तो ऑप्शन ग्राफ 2 की तरह दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड v प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, सॉरी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ x, इस तरह से मैं कह रहा हूं यहाँ पे, एज इन v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यों कह दिया, चलो कोई बात नहीं, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स ये नहीं लिखेंगे हम लोग, साइन का कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे इतना समझिए, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ x हो रहा है, ठीक है। अगर ये छोड़ो यार, आप सबसे पहले एक बात बताइए, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आई विल जस्ट डू वन थिंग फॉर यू। आपको ये तो पता है कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x आता है, ठीक है, y इज टू x, y इज टू रूट x कह दो यार, आप y इज टू रूट x कह दो, तब हम कैसे ग्राफ बनाते हैं यार? हम लोग कुछ इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, राइट। एंड अगर y इज टू माइनस रूट x आ गया, y इज टू माइनस रूट x आ जाता है, तो हम कैसे ग्राफ बनाते हैं? y इज टू माइनस रूट x आ जाता है तो उल्टा बना देते हैं इस तरह से, राइट, इस तरह से ग्राफ बन जाता है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ रूट कैपिटल x और कैपिटल x इज h माइनस x, तो ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। सो बेसिकली कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ना कि इस तरह से नहीं, इस तरह से, ऑप्शन 2 की तरह, इतने रीजन में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डज इट मेक सेंस और नॉट? दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया इसमें, अनफॉर्चुनेटली इसमें थोड़ा सा ये ऑप्शन 2 एंड 4 के बीच में एलिमिनेशन करने में थोड़ा मैथमेटिक्स आ गया, लेकिन क्या करें, उतना तो थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। प्लीज समझिए इस बात को। y प्रोपोर्शनल टू रूट x आता है तो ग्राफ इस तरह से बनता है, y प्रोपोर्शनल टू माइनस रूट x आता है तो इस तरह से ग्राफ बनता है। एंड हमारा जो रिलेशन है v इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस x आ गया, एंड मैंने h माइनस x की जगह पे x डिक्लेयर कर दिया है मैंने, ठीक है। समझ आ गया आपको व्हाट आई एम डूइंग हियर? तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस रूट x आ गया, तो इस वजह से ये ग्राफ कुछ ऐसा बन चुका है। समझ आ गया? समझ आ जाना चाहिए। ओके, बड़े आगे थोड़ा सा लेना पड़ेगा टाइम, आपको लेना पड़ेगा, मैथ्स समझने में थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। ओके, a train starting from rest first accelerates uniformly up to a speed of 80 km/h for time t. Then it moves with constant speed for time t 3t. The average speed of the train for this duration of journey will be what?
तो ऐसे क्वेश्चंस में ना मतलब तोड़ तोड़ के मरोड़ मोड़ के समझने से अच्छा ना सीधा ग्राफ बना दो और अपनी लाइफ को आसान कर दो, क्योंकि ग्राफ पे हमें वेलोसिटी भी पता चल जाएगी क्या चल रही है, हमें अगर एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा हमारे पास, तो टेंशन नहीं बच जाती। तो सबसे बेस्ट पॉलिसी ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ लगा डाला, लाइफ झिंगा डाला। ओके, तो बनाते हैं हम ग्राफ। बनाना पड़ेगा हमें ग्राफ, ठीक है, कहानी लिखनी पड़ेगी हमें। इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? वीटी का ग्राफ बनाएंगे, वेयर वी इज इन एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर एंड टी इज एक्सप्रेस्ड इन आवर। ओके, सही है, सही है, एकदम सही बात है, ठीक है। Initially it starts from rest, so that means v is 0 km per hour, accelerates uniformly up to a speed of 80 km per hour. Uniform acceleration, uniform acceleration मतलब acceleration is constant, इसका मतलब कि straight line graph होगा, straight line graph होगा। एंड एक काम करता हूँ, ग्राफ को इंडिकेट करने के लिए आई विल एक्सप्रेस इट विद सम कलर, लेट्स से ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऐसे इंक्रीज होगा अप टू व्हाट वैल्यू, अप टू 80, 80 तक इसकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड इसने इतना आने में कितना टाइम लगा दिया है यार, टी आवर्स लगा दिया, ये टी आवर्स यूज कर लिया। उसके बाद इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t, फॉर टाइम 3t, फॉर टाइम मतलब ये ड्यूरेशन जो है ना, ये ड्यूरेशन है 3t, समझ आ गया? ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि एट टाइम t इज इक्वल टू 4t, यहां पे वो मतलब हमारा एंड ऑफ द प्रोसेस हो रहा है। मतलब बेसिकली भाई साहब ने ऐसे हमारी जर्नी दे रखी है, 0 से t सेकेंड्स तक, 0 से 80 किलोमीटर पर आवर वैल्यू मतलब उसकी स्पीड होगी, फिर बाद में t इज इक्वल टू t से t इज इक्वल टू 4t तक, दैट इज फॉर टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3t, उसकी कांस्टेंट स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आप बताइए मुझे एरिया अंडर द कर्व इसका कितना होगा? पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फंडा ही नहीं आता, सब कुछ सेम है, स्पीड एवरेज स्पीड बोलो एवरेज वेलोसिटी बोलो सेम ही आएगा, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व निकालो कितना आएगा बताइए। अब ये जो है इतना पार्ट ये है 3t एंड ये जो है इतना पार्ट ये है 4t, तो आप बताएंगे कि ये है एक ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम है ना यार ये वाला, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस आ जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, where parallel sides are 3t and 4t, तो मैं बोलूंगा sum of parallel sides is 3t plus 4t times of h, h is 80 minus 0, that is 80। ओके, अब इसको थोड़ा सा मतलब आई थिंक आई नो एक वेरिएबल रह रहा है बट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगी चीजें, मैं बता रहा हूँ, भरोसा करिए यार मेरे पे थोड़ा सा। हाफ इंटू 3t प्लस 4t क्या है? 70 टाइम्स 80, तो ये क्या हो जाएगा? 40 टाइम्स ऑफ 70, दैट इज इक्वल टू 280 t। इट विल बी, अब जो भी वैल्यू होगा किलोमीटर, किलोमीटर बोल देंगे लोग, ठीक है, 280 किलोमीटर, ठीक है। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। ये थोड़ा सा इसको फिक्स करते हैं, 280 किलोमीटर आ चुका है। अब आप मुझे एक बात बताइए, पूरी जर्नी को कितना टाइम लिया हमने? 0 से लेके 40 तक, तो टाइम हो गया है 40, राइट। गलती से 3t प्लस 40 मत कर देना, वो तो हमने ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला निकालने के लिए 3t प्लस 40 करा था, लेकिन टोटल टाइम इलैप्स्ड इन दिस जर्नी इज 40 ओनली। ओके, समझ आ रहा है आपको मेरी बात? सो अब आपके पास डिस्टेंस है 280t, टाइम है 40, तो अब स्पीड कैसे निकालेंगे यार? स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 280t अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 70, टी और टी कट गया, वाह 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 वाह, आंसर हमारा आ चुका है विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट एनी वेरिएबल। समझ आ रहा है आपको कितना आसान है यार ये? मतलब डरने का कोई चांस ही नहीं है इसमें, स्कोप मतलब क्यों ही डर रहे यार? ऐसे ग्राफिकली अब आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है तो कुछ भी डरने का चांस नहीं है हमारे पास। ओके, चलो सही है। अब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। ओहो, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं यार। तो अब हमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालना है, ए वर्सेस एक्स ग्राफ निकालना है। अरे क्यों डरना मेरे भाई, क्यों डरना? आप सबसे पहले मुझे बताइए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? v एज अ फंक्शन ऑफ x हम कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका m क्या है यार? इसका स्लोप का वैल्यू क्या है? माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। माइनस क्यों? आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, मैं ये बताऊंगा नहीं यार। ये हो जाएगा स्लोप इसका, एंड इसका y इंटरसेप्ट इज v नॉट। समझ आ रहा है? ये बन जाता है इसका इक्वेशन। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ आ रही है? आसान है यार। इसका मतलब ये m की वैल्यू, इसका स्लोप का वैल्यू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट क्यों आया? बिकॉज वी नॉट से 0 तक जा रहा है, तो डेल्टा v इज माइनस वी नॉट एंड एक्स चेंज हो रहा है 0 से एक्स नॉट पे, तो ये इस तरह से माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, इस तरह से स्लोप आया है।
ओके एनीवे वी हैव v एज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मुझे क्या बोलते हैं बट सॉरी हमारे पास है v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर v एज अ फंक्शन ऑफ t होता है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली dv बाई dt करते हैं, लेकिन अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx करूंगा। मेक सेंस है नहीं, मैंने बताया था, पिछले बातों को प्लीज मत भूलिए, प्लीज मत भूलिए। ओके तो a आ जाता है, v क्या है, v यार सिंपली लिख दो यार, ये जो है ये सिंपली लिख डालो, माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट टाइम्स x प्लस v नॉट, ठीक है, टाइम्स ऑफ dv बाई dx। अब dv बाई dx क्या आता है, इसका dv बाई dx क्या आ जाएगा, अरे ये तो सिंपली माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट है ना इसका स्लोप, तो ये माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट हो जाएगा। एंड दैट्स वाई एक्सेलरेशन में किस तरह से लिखूंगा यार, एक्सेलरेशन हो जाएगा v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। इस तरह से आ चुका है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। एंड हम देख सकते हैं फॉर दिस स्लोप इज पॉजिटिव, है ना, स्लोप देखिए v नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये है पॉजिटिव, लेकिन y इंटरसेप्ट जो है वो है नेगेटिव बिकॉज इट्स माइनस v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, तो y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। समझ आ रहा है आपको, स्लोप इज पॉजिटिव मतलब लाइन जो मतलब इसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये, लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो पे वो मतलब y एक्सिस से मिलेगा, वो मतलब x एक्सिस के नीचे होगा। सो दैट मीन्स कौन सा ग्राफ है यार, इंक्रीजिंग कौन सा है, सबसे पहले इंक्रीजिंग बताइए, ये इंक्रीजिंग है नहीं है भाई मेरे भाई, ये इंक्रीजिंग है नहीं है मेरे भाई, ये इंक्रीजिंग है नहीं है मेरे भाई, अरे यही है बस बचा हमारे पास ऑप्शन। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द ओनली वन दैट कैन बी करेक्ट हियर, ठीक है। बट ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब बस स्लोप निकाल के भी ऑप्शन सॉल्व हो सकता था, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता ऑप्शन 4 जिसमें कुछ ऐसे दिखा रहे होते वो, तो ये गलत होता बिकॉज हमें y इंटरसेप्ट ये जो माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट ये नेगेटिव होना जरूरी था, तो इस वजह से ये यहाँ से शुरू हो रहा है माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स। सो दैट मीन्स एक और एक होता है ना डबल ऑथेंटिकेशन, टू स्टेप ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सॉरी नॉट ऑथेंटिफिकेशन नहीं ऑथेंटिकेशन, क्या हो गया मेरे अंग्रेजी को, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी खराब हो रही है। ओके टू स्टेप ऑथेंटिकेशन हमने कर लिया, ऑल्दो वन स्टेप वाज इनफ, वी ओनली हैड टू मेक श्योर दैट स्लोप इज पॉजिटिव, जिससे ऑप्शन 1, 2 एंड 4 एलिमिनेट हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हमने टू स्टेप ऑथेंटिकेशन कर लिया है एंड ऑप्शन 3 को हमने सही मार्क कर दिया है। ओके चलो अब 1D की दुनिया तो हमने खत्म कर दिया है मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अ पैट ऑन द बैक, काफी अच्छे से हमें समझ आ चुकी है चीजें, ओके एटलीस्ट वन डायमेंशन में। लेकिन सर लेकिन भैया 2D में तो हमें पता नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन से हमारे अभी भी यू नो हमें हमें बहुत डर लगता है 2D प्रोजेक्टाइल मोशन से, तो हम करें क्या, अरे कोई बात नहीं आएगा, बहुत अच्छे से हम समझा देंगे आपको, ठीक है, बस आपको सिंसियरिटी रखनी है यार, ऐसे नहीं कि एकदम पहले जो होता है ना कि इनिशियल जोश जो होता है उसकी वजह से बहुत हम ऐसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ते हैं और बाद में तो यार 10-10 12-12 मिनट भी नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहिए प्लीज, ओके कंसिस्टेंट रहोगे तो यार मैं गारंटी दे सकता हूँ ना कि बहुत मजा आएगा आपको फिजिक्स पढ़ने में, नॉट जस्ट दिस मैकेनिक्स पार्ट बट आगे आगे जैसे पढ़ेंगे ना आगे आगे वाले चैप्टर्स, वेरी वेरी एनरिचिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके चलो सही है। That being all, I thank you all for being so sincere and so attentive, and I hope to see you soon in the next session.